हाय स्टूडेंट, मैं राम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पितार्की में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, मैं आपको क्लास 9th की मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्लास 9th की मैथ में मैंने नंबर सिस्टम का कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। आज की क्लास में आपके क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से कुछ टॉपिक लेके आए हैं। क्या? क्लास 9 सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स को जो चैप्टर है, चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं क्या? नंबर सिस्टम। ओके, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मैंने मूल कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए हैं। आज इसमें कुछ रूल बताएंगे। जैसे आपका संख्या पद्धति में सबसे पहले आपको जानना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्या? रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p अपान q के रूप में लिखी जाती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p अपान q के रूप में लिखी जाती है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p अपान q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां q का मान क्या होता है? 0 नहीं होता है। ओके, ये है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बाद हम इसमें से कुछ और संख्याओं को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के कुछ और नियम हैं, जिनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे क्या? समवर्ग। क्या पढ़े होंगे? समवर्ग। समवर्ग नियम। ओके, सॉरी, समवर्ग नियम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समवर्ग नियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को या पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए, या नहीं सॉरी, दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को, दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर हमें उत्तर में यानी आंसर तो क्या आएगा? पूर्णांक संख्या है। इसी मैंने एक संख्या ले लिया 5 4 और दूसरी संख्या ले लिया क्या? 5। ये भी क्या है? ये पूर्णांक संख्या है और ये भी क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक संख्या को ऐड करेंगे तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा? पूर्णांक संख्या 9 मिलेगी। ओके, यानी जब दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें उत्तर में क्या मिलता है? पूर्णांक संख्या मिलती है। ठीक, उसी तरह अगर इनको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई करें क्या? 4 × 5। इसमें क्या है? जब दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमें उत्तर में क्या मिलती है? एक पूर्णांक संख्या ही मिलती है। समझ में आया? इसमें क्या है? जब दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाता है
तो हमें उत्तर में पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। जब दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा किया जाता है तो हमें उत्तर में पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। अब यहाँ पे पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या, तो इसको कहा जाता है योग का संवरक नियम। इसको क्या कहते हैं? योग का संवरक नियम। ओके, और इसको क्या कहते हैं? गुणा का संवरक नियम। इसको क्या बोलते हैं? गुणा का संवरक नियम। इन संवरक नियम कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, एक में योग का संवरक नियम, दूसरे गुणा का संवरक नियम। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या है? क्रम विनिमय नियम। ओके, क्रम विनिमय नियम को मैं इंग्लिश में आप लोग क्या लिखते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या लिखते हैं? COMMUTATIVE लॉ। क्रम विनिमय नियम को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। इसमें होता है जब दो या दो से अधिक संख्याओं को क्रम बदलकर जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैंने 3 ले लिया और कोई संख्या 5 ले लिया, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 8 आएगा। अब अगर इसी क्रम में बदल दूं, 5 + 3, इसको ऐड करूंगा तब भी आंसर कितना आएगा? 8 ही आएगा। इसी को क्या बोला जाता है? कॉम्यूटेटिव लॉ। जब दो या दो से अधिक संख्याओं को क्रम बदलकर जोड़ा जाता है तो उनके उत्तर या मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, अब इसी तरह ये तो हो गया योग का क्रम विनिमय नियम। क्या हो गया? योग का क्रम विनिमय नियम। इसी तरह अगर इन संख्याओं को क्या कर दिया जाए? क्रम, इस क्रम में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 15, और इसको क्रम बदल के हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 15। यानी कहने का मतलब है ये है योग का क्रम विनिमय नियम। क्या है? योग का क्रम विनिमय नियम। और ये क्या है? गुणा का क्रम विनिमय नियम। ये है योग का क्रम विनिमय नियम और ये एक है गुणा का क्रम विनिमय नियम। ओके, यहां पे भी 3 × 5 = 15, 5 × 3 उसी का क्रम बदल दिया गया, तब भी मेरे मान में कोई परिवर्तन नहीं। ओके, आइए चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साहचर्य। क्या है? साहचर्य। साहचर्य नियम। हम लोग इन नियम को पढ़ लेंगे तब हम लोग अपने अभ्यास में चलेंगे तो हम लोग उस अभ्यास के सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एसोसिएटिव लॉ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। ठीक है, इसमें भी क्या है? जैसे कोई संख्या है a + b + c, इसमें दो संख्याओं को क्या करें?
हम ऐसे कर लें, ग्रुप बना लें और उसके बाद यहाँ पे a प्लस बी का ग्रुप करके और प्लस सी कर दें, यानी इनको क्रम ग्रुप बना के जोड़ने पर भी हमारे मान में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले लिया 2 ले लिया, प्लस 5 ले लिया, प्लस 7 ले लिया, ओके। इसमें इसको ग्रुप बना लिया और यहाँ पे 2 प्लस 5 इतना और इतना कर दिया। अब इसको ऐड करिए, यहाँ पे 2 प्लस 5 12 हो गया। यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, 7 प्लस 7 इसको ऐड करिए, कितना आया 14 और इसको ऐड करिए, कितना आया 14, यानी वैल्यू में हमारे कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसको क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। क्या है, साहचर्य नियम, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका, इतना आपको समझ गया कि आपको 2 का ग्रुप बना लेना है। अब ग्रुप चाहे इसका इसका बनाइए, चाहे इसका इसका बनाइए, चाहे ए और सी का बनाइए, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है वितरण। क्या है, वितरण नियम। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। इसमें क्या है, इसमें जैसे कोई संख्या है 2, क्या है, कोई संख्या मान लेते हैं 2 है और ओनली 5 है, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपका 3 प्लस 6 इस तरह से है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 और इसका मल्टीप्लाई 6 में, कितना 2 इंटू 6, ठीक। और यहाँ पे कर दें, इसको ऐड कर देते हैं, 9 हो जाता है। यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा और यहाँ पे 2 9 जा 18 हो जाएगा और यहाँ 18 हो जाएगा। यानी इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव में भी क्या होगा, मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसको हमने बांट दिया, इसको हमने बांट दिया, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बेटा योगात्मक उपयोग। क्या होता है, क्या योगात्मक प्रतिलोम। इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है, जब किसी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हो उसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि उसका मान 0 हो जाए, कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें उसका मान 0 हो जाए। जिसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको 3 का योगात्मक
गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। ठीक है, क्या 3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें? तो अब बताइए 3 में कौन सी ऐसी संख्या को हम जोड़ें जिससे इसका मान 0 हो जाए? 3 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें जिससे इसका मान 0 हो जाए? हम मान लेते हैं 3 में कौन सी संख्या जोड़ते हैं? 3 में x जोड़ने का मान कितना हो गया? 0 है। तो अब x का मान अगर हमको निकालना होगा, इस साइड जाएगा तो क्या आएगा? माइनस। यानी कहने का मतलब है 3 का योगात्मक मतलब कितना आएगा? 3 का योगात्मक प्रतिलोम आएगा -3। यानी जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है उस संख्या का अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक आएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक आएगा। ओके, आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं गुणात्मक किसमें? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, यहाँ पे होता है जिस संख्या का हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना होता है, जिस संख्या का हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना होता है वो उस संख्या का गुणा, मान लीजिए हमें 5 पर क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब आपको ये बताना, इसका मतलब होता है इस संख्या में कौन सी ऐसी संख्या का हम गुणा करें जिससे इसका मान 1 हो जाए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब इस संख्या में कौन सी ऐसी संख्या का गुणा करें जिससे इसका मान 1 हो जाए। मानते हैं ये आपके पास 5 है, 5 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि इसका मान 1 हो जाए? हम मान लीजिए x का गुणा कर दिए और इसका मान क्या आ गया? 1 आ गया। हम मान लेते हैं, ठीक है, इसका मान x आ गया। अब x का मान अगर आपको निकालना है x = 1/5। यानी कहने का मतलब है कि x का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा? 1/5। अब आपको जो भी संख्या दी जाए उसका गुणात्मक प्रतिलोम यदि आपको निकालना है तो आपको उस संख्या को 1/5 के रूप में लिख देंगे, वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे अभी कह दिया जाए 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/3। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/4। 12 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/12। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधे सीधे चैप्टर में आएंगे और चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। ओके, जो इन पे बेस्ड होगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। आप लोग को वीडियो जैसे लगे कमेंट में जरूर लिख कर बताएं, ताकि कमेंट में लिखने से उत्साहवर्धन होता है तो वीडियो आप लोग को जल्दी मिलती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। Okay, have a nice day.